हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? होप यू आर डूइंग वेल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 यानी क्लास 6 का लास्ट चैप्टर। दोस्तों मैं बता दूं कि हर चैप्टर में मैंने कोशिश की है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जा सके और सिंपल वे से डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। और एक बात और दोस्त, जब भी आप पढ़े तो हर टॉपिक को नोट डाउन जरूर करें। दिस इज द ग्रेट वे टू लर्न। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 12, इमारतें, चित्र, किताबें। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है द आयरन पिलर, मतलब लौह स्तंभ। अब देखिए, ये लौह स्तंभ का जैसे ही नाम आता है तो महरौली में कुतुब मीनार के जो महरौली जो दिल्ली में है, कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत एग्जाम्पल है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है और वेट इसका 3 टन से भी ज्यादा, और इसका निर्माण 1500 साल पहले हुई थी। और ये जानकारी हमें इसी पर खुदे हुए एक अभिलेख से मिला है। और इसमें चंद्र नाम के शासक का भी जिक्र मिला है। चंद्र जो संभवतः गुप्त वंश के थे। अब हम लोग देख लेते हैं बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन, मतलब ईंटों और पत्थरों की इमारतें। स्तूप, जो टीला जो होता है, टीला को स्तूप बोलते हैं। देखने से शिल्पकारों की कुशलता का पता चलता है। अब देख लेते हैं ये टीला जो होता है, स्तूप जो होता है, वो विभिन्न आकार का होता है। गोल भी होता है, लंबा भी होता है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डब्बा रखा होता है और इन डब्बों में बुद्ध या उसके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या जो कुछ भी हो उसमें रखे होते हैं, या फिर कीमती पत्थर भी रखे होते हैं और या सिक्के रखे होते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा जाता था और इसके ऊपर मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीलों को ईंट से ढक दिया गया। बाद के काल में इसे गुंबद नुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थर से ढक दिया गया था। अब देख लेते हैं, प्राय स्तूपों को चारों ओर परिक्रमा करने हेतु वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग द्वारा घेर दिया जाता है, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका याद रखें, रेलिंग जो होता है, घेरा हुआ जो होता है, उसे वेदिका कहते हैं। घेराव को वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं। रेलिंग तथा तोरण प्रवेश द्वार को ही कहते हैं। प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अमरावती में एक भव्य स्तूप हुआ करता था लगभग 2000 साल पहले, और इसको सजाने के लिए इसके ऊपर जो है चित्रण किया गया था, मतलब चित्र बनाया गया था। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था इसे। और इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया था, और इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी। और मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है वो होता है गर्भगृह, यानी मूर्ति रखने की जगह। इस स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे। मंदिरों में मंडप में लोग जमा होते थे। अब देख लीजिए, महाबलीपुरम का एक एकाश्मिक मंदिर। प्रत्येक मंदिर एक ही पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसीलिए इसे एकाश्म यानी मोनोलिथ कहते हैं। एहोल का दुर्ग मंदिर 1400 साल पुराना है। अब हम लोग देख लेते हैं हाउ वे स्तूप एंड टेम्पल्स बिल्ट, यानी कि स्तूप और मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, कैसे बनाए जाते थे। तो इसमें कई अवस्थाएं हुआ करती थी। पहली बात तो इसमें बहुत ज्यादा धन खर्च होते थे, इसलिए ज्यादातर इसे राजा या रानी ही बनाते थे। लेकिन इसमें सभी लोग योगदान भी देते थे, जैसे कोई उपहार के रूप में कुछ देता था, कोई काम करके इसमें अपना योगदान देता था, कोई सजावट का काम करके, मतलब इसी तरह का काम करके अपना योगदान दिया करते थे आम लोग भी। मंदिर बनाने के लिए सबसे पहला काम अच्छे किस्म का पत्थर और शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था और उसको ले जाना होता था, फिर उसे तराशना, ईटीसी, ये सब एक वे था काम करने का। अब देख लीजिए, जैसे ओडिशा में जैन मठ है, जिसको एक पहाड़ी को खोद कर बनाया गया था। ये 2 मंजिला बनाया गया था। जैन भिक्षु इसमें रहते थे और ध्यान करते थे। अब हम लोग देख लेते हैं पेंटिंग यानी चित्रकला। तो अजंता वह जगह है। अब देखिए, अजंता का नाम आया तो इस बार यूपीएससी ने 2017 में इससे रिलेटेड, चित्रकला से रिलेटेड एक प्रश्न भी पूछा था। तो इसके बारे में डीपली डिस्कशन अगले चैप्टर में, आगे के 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में करेंगे। और अभी देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो चित्रकला, अजंता वह एक जगह है जहां चित्रों की कलाकारी मिली है। गुफाओं में अंधेरा होने के कारण अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे, और इन चित्रों का रंग 1500 साल बाद भी अभी तक चमकदार है। ये रंग
पौधों तथा खनिजों से बनाए गए हैं। लेकिन एक बात है कि ये इसके जो कलाकार हैं वो अज्ञात है, किसी को नहीं मालूम है कि इसका चित्रण किसने किया था। अब देख लेते हैं हम लोग द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, यानी पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई थी। स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं इसमें। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्प दिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने करी। अब देख लेते हैं कि शिल्प दिकारम की रचना जो हुई थी, तो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें कोवलन नाम के व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था और अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर एक नर्तकी माधवी से प्यार करता था। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए थे और वहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर झूठा आरोप लगाकर राजा द्वारा प्राण दंड दिलवा दिया था। तो कन्नगी जो उससे प्रेम करती थी, अन्याय से बहुत दुखी हो गई और रोष से भर गई, मतलब बहुत ही निराश हो गई और मदुरै शहर का विनाश कर डाला। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सत्यनारायण द्वारा लिखा गया था। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। अन्य लेखक जैसे कालिदास संस्कृत में लिखते थे। कालिदास की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है मेघदूत। मेघदूत में एक विहरी प्रेम बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने का प्रयास करता है। तो इस टाइप की इसमें कहानी हुआ करती थी। अब देख लेते हैं हम लोग, ये हम लोगों ने देख लिया ए वर्स फ्रॉम मेघदूत। अब देख लेते हैं हम लोग पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण। तो अर्ली टाइम में हिंदू धर्म की कहानियां बहुत ही प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई थी। तो इसी में पुराण भी शामिल है। अब पुराण के बारे में समझ लेते हैं। पुराण का एक्चुअली शाब्दिक अर्थ जो है वो प्राचीन, मतलब पुराना। और पुराण में जो है विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती से जुड़ी कहानियां हैं। इसके अतिरिक्त राजाओं तथा संसार की सृष्टि की कहानियां भी दी गई है इसमें। और अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां और शूद्र भी सुन सकते थे। पुराणों का पाठ मंदिरों में किया जाता था और इसको लोग सुनने के लिए आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य, एक महाभारत और दूसरा रामायण, लंबे समय से लोकप्रिय रहे। अब महाभारत को समझ लेते हैं। महाभारत में एक्चुअली कौरवों तथा पांडवों के युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना है। यह कहानी बहुत ही पुरानी है, पर आज जिस रूप में हम जानते हैं 1500 साल पहले यह लिखी गई थी। माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों को ही व्यास नामक ऋषियों ने संकलित किया। महाभारत में ही भगवत गीता भी है। अब देख लेते हैं रामायण। रामायण की कथा जो है वो कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। पिता ने वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी का अपहरण लंका के राजा रावण ने कर लिया था। राम ने लड़ाई लड़ी थी और विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या पहुंचे थे। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। अब देख लेते हैं आम लोगों द्वारा लिखी जाने वाली कहानी, तो या फिर स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। आम लोग भी कहानियां कहते थे, नाचते गाते थे, नाटकों का खेल खेलते थे। जातक और पंचतंत्र की कहानियां तो बहुत फेमस है। जातक में जो कहानियां हैं ये अक्सर जो हुआ करती थी वो स्तूपों और रेलिंग के चित्रों पर हुआ करती थी। एक बहुत ही फेमस कहानी है, एक कहानी बंदर राजा की भी है। तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं राइटिंग बुक्स ऑन साइंस, मतलब विज्ञान की पुस्तकें। तो इसी समय में विज्ञान का जैसे ही नाम आता है तो हमें एक खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का नाम ध्यान में आ जाता है। तो देख लेते हैं कि इसी समय में गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी। उन्होंने लिखा, रात और दिन अपनी धुरी पर पृथ्वी के चक्कर काटने से होती है। उन्होंने ग्रहण के भी वैज्ञानिक तर्क दिए थे। वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली थी जो लगभग सही है। और अब देख लेते हैं एक एडिशनल चीज हम लोग देख लेते हैं, कागज का आविष्कार। कागज का आविष्कार लगभग 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चाइना में किया था। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ दिया, तब सुखाकर कागज बनाया।
आज भी हाथ से कागज बनाने की इस विधि को अपनाया जाता है। बहुत सारी जगहों पर कागज बनाने की इस विधि को गुप्त रखा गया था चाइना द्वारा। रेशम को भी गुप्त रखा गया था और उसके बाद कागज बनाने की भी विधि को गुप्त रखा गया था बहुत दिनों तक। तो इसको देख लेते हैं कैसे कैसे कहां कहां कागज के बारे में सबसे पहले बात गई थी फैली। तो करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंचा, इसके बाद फिर जापान पहुंचा, करीब 1800 साल पहले यह बगदाद पहुंची और फिर बगदाद से ही यह यूरोप, अफ्रीका, एशिया के अन्य भागों में भी फैली थी और हमारी आई थी। कागज बनाने की विधि बगदाद से ही हमारे यहाँ भी आई थी। तो अब देख लेते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। जैसे अब हम लोग देख लेते हैं बिगिनिंग्स ऑफ स्तूप बिल्डिंग्स, यानी स्तूप निर्माण की जो शुरुआत हुई थी वो 2300 साल पहले हुई थी और अमरावती 2000 साल पहले। कालिदास जो थे वो 1600 साल पहले थे। लौह स्तंभ, भीतरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी और आर्यभट्ट, ये सब जो थे 1500 साल पहले थे और दुर्गा टेम्पल 1400 साल पहले। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।